गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, वर्तमान समय में हम जो है आरआरबी यूथ 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और जिसमें हमारा जो है करंट टॉपिक चल रहा है एवरेज। तो इसमें हमने जो है क्वेश्चन नंबर 55 तक बनाना सीख लिए थे। तो आज आते हैं 56 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन यही है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स कीजिए और जहाँ समझ में आ जाता है तो वहाँ पर थम्स अप भेजिए। और आपका अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप भेज सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है ABCD का औसत भार 56 kg है। यदि ABC का औसत भार 52 किलोग्राम है तथा C और D का औसत भार 48 किलोग्राम है तो C का भार ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोल रहे हैं कि ABCD का औसत भार 56 kg है। ठीक है, A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, ABCD का औसत भार 56 kg है। तो ये कितने मेंबर हैं, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। इन 4 लोगों का जो औसत भार है ना, ये कितना है? 56 kg है। ठीक है, A और B C का औसत भार 52 किलोग्राम है। इसमें A B C, ठीक है, A प्लस B प्लस C, ये 3 लोग हैं। इनका कितना औसत भार? 52 किलोग्राम है। ठीक है, और C और D जो 2 लोग हैं, C और D जो 2 लोग हैं, इनका औसत भार 48 किलोग्राम है। ठीक है, 48 किलोग्राम है। तो C का भार ज्ञात कीजिए। ये जो C है ना, इसका वेट बताना है कितना है। डेटा देख के घबराना नहीं है। कितना बड़ा डेटा हो गया तो अब ये लगेगा कैसे क्वेश्चन। बस ये है कि थोड़ा इसका अप्रोच अलग टाइप का हो जाएगा, अप्रोच बदल जाएगा। होगा क्या इसमें, बात समझिए। पहले ये चीज़ समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, इतना पूरे का औसत भार 56 किलोग्राम है। ये 56 किलोग्राम है। ठीक है, जिसमें ABC जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका औसत भार कितना है? 52 किलोग्राम है। ठीक है, 52 है। इस तरीके से फिर C और D, फिर C और D, समझ रहे हैं? इनका 48 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग की कंडीशन हो गई है। इसमें ओवरलैपिंग की कंडीशन हो गई है। इन्होंने क्या किया कि A से लेके पहले ABC तक गए, यहां तक गए। अब क्या है, पहले पूरा ABCD तक का दिया है। ठीक है, फिर उसी के अंदर ABC का दिया है कि नहीं? ABCD का दिया है, उसी के अंदर ABC का दिया है। अब अगर ये D का अगर दिया होता है इन्हें और फिर कह देते कि D का औसत भार ज्ञात कीजिए तो बात समझ में आती। जैसे ये बोल देते कि A B C तथा D का औसत भार कुछ दिया होता। ठीक है, उसमें क्या है, ये ABC का बोल देते कि कुछ है और D का ज्ञात करिए, तब तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि ABCD का जो औसत भार दिया है और उसमें ABC का दे दिया और फिर C और D का दे दिया और C का पूछा है। तो कहीं ना कहीं
कुछ लीपापोती सी हो गई, जिसे हम ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। ये जो है सी इसमें पर ही जो ओवरलैप हो गए हैं, अतिव्यापन जैसे कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ओवरलैपिंग वाली जब कंडीशन होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए होता क्या है कि देखिए उसमें ये शेष और बाकी वाला फंडा नहीं चलता है, समझ रहे हैं। इसमें सीधे सीधे चलता है। इसमें क्या चलता है कि कम है, यहाँ से अगर कम है, जैसे हम स्टार्टिंग बता रहे थे जब हम चीज़ें दी होती थी और पूरे फुल ग्रुप का एवरेज निकालते थे कि ए का औसत ये है, बी का औसत ये है, सी का औसत ये है, डी का औसत इतना दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी डी मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत निकालिए। तो उस कंडीशन में तो हम क्या जैसे करते थे वैसा ही इसमें करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब देखिए क्या है, अगर हम इसमें ये करते कि इसको हम पूर्ण मान लेते, ठीक है, इसको हम पूर्ण मान लेते, पूर्ण मतलब, और इसको शेष मान लेते, ये चीज करते, तो हम ये क्या करते कि 56 लिखते हैं यहाँ पे 56, समझ रहे हैं। फिर ये देखते कि पूर्ण वाला ज़्यादा है, शेष वाला कम है, ठीक है। जिन बच्चों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो हमारे स्टार्टिंग के ही वीडियो से देखना शुरू करें, समझ रहे हैं। जो एवरेज के टॉपिक में जुड़ना है खास तौर से, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो क्लास नंबर फर्स्ट से ही देखना शुरू करें एवरेज की, क्योंकि अभी उन्हें जो है समझ में नहीं आएगा कि हम कहना क्या बता रहे हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उनके तुरंत समझ में आ जाएगा। तो उसमें हम क्या करते थे पूर्ण और शेष में, ठीक है, कि अगर ये जो है इससे अगर कम है तो क्या करते थे, यहाँ पर प्लस आ जाता था, ठीक है। और अगर यहाँ ये अगर इससे ज़्यादा है तो माइनस आ जाता था, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं करना है, इसे वहीं करना है जो हम पूरे फुल जो है पूरे का औसत निकालते थे, उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो क्या ये 56, अब ये क्या है, ये इससे कितना कम है, 4 कम है, चिन्ह प्लस का रहेगा इसमें, समझ रहे हो, चिन्ह इसमें क्या नहीं, सॉरी 56 है ये। अब देखिए इस बात को समझिए, होगा क्या है इसमें, जैसे ए और बी का औसत दिया है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, इसका औसत 22 है और इसका 21 है, तो हम क्या करते थे, अगर हमें पूरे का औसत निकालना है तो हम मान लो 22 को ले लिया, ये तो करते थे ना ए प्लस बी, तो फिर हम ये देखते थे अगर ये इससे कम है इस तरीके से तो माइनस का चिन्ह लेते थे, ये लेते थे, इसी तरीके से ऐसे ही इसमें करना है। तो बस 56, ठीक है, 56 में से ये देखिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4, तो माइनस का 4, इस -4 का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12। इतनी बात क्लियर हुई। फिर इस 56 से क्या है, इस 48 तक जाएंगे, ठीक है। इस 56 से हम इस 48 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक माइनस का 8, इससे यहां तक कम, ठीक है, माइनस का 8। तो इस माइनस के 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी, इस -8 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16। निकालना किसका, सी का, सी मतलब एक मेंबर है अपॉन 1, तो बस 56 माइनस 28 बराबर 28 kg, ठीक है। ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर से समझा दे रहे हैं एक बार, अब देखिए ए बी सी डी का औसत भार 56 kg है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये कितने मेंबर्स हुए, ये 4 मेंबर हुए, जिनका औसत वजन कितना है, 56 kg है, जिसमें क्या ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 मेंबर हुए, इनका औसत वजन कितना हुआ, 52 kg है,
हुआ कि नहीं, इतना दिया गया। फिर बोलना है सी और डी, सी और डी, ये बोल रहे हैं कि नहीं। तो ये कितने हैं, 2 मेंबर हैं, इनका वजन कितना औसत 48 किलोग्राम है। तो जो सी जो है एक मेंबर, इसका वजन बताइए, ठीक है, इसका वजन बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पूर्ण और बाकी की तरह नहीं करेंगे, इसमें हम ऐसे करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग में हमने करना बताया था। तो इसमें क्या है 56, ठीक है। अब पूर्ण और बाकी में क्या होता कि हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते, ठीक है, और इससे अगर ये ज़्यादा होता तो माइनस का चिन्ह लगाते, समझ रहे हैं, और इससे ये कम होता तो प्लस का चिन्ह लगाते। यही तो होता है कि नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होगा कि प्लस का चिन्ह तो लगेगा ही, साथ में ये यहाँ से कितना कम है, ठीक है, इस 4 कम है तो माइनस का 4 चिन्ह लगेगा, ठीक है। और उसमें उल्टा होता था पूर्ण और बाकी में कि कम है तो प्लस का चिन्ह आ जाता और ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाता। होता कि नहीं होता। ये 4 कम है और ये इसका 4 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई, तो 4 3 12। फिर इससे ये देखिए 8 कम है, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो -8 × 2 16, ठीक है। किसका, इसका निकालना है, बराबर 28। इस तरीके से ये चीज़ है, इस तरीके से आ जाएगा। अब और भी तरीके हैं निकालने के, देखो उसमें क्या है कि फिर करते रहो सॉल्व इक्वेशन को। इससे पहले एक और सवाल था, वो भी ऐसे किया जा सकता था। अब जैसे ये है 57, ये आप कर ही लेंगे। 58 पर आते हैं। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार सम्मिलित किया जाता है तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है भाई, 25 वस्तुएं हैं जिनका वजन जो है 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार सम्मिलित किया जाए, अन्य वस्तु x का भार सम्मिलित किया जाए तो औसत भार क्या है 50 किलोग्राम तक बढ़ जाए, 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो x से जब वस्तु एक शामिल हो रही है तो 25 से कितनी वस्तुएं हो रही हैं, 26 हो रही हैं, समझ रहे हैं। x वस्तु इसमें ली, यानी एक वस्तु ली, x से मतलब नहीं है, का मतलब एक वस्तु से ली, तो इसमें क्या है औसत कितना हो रहा है 50 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 50.5 किलोग्राम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए कि सवाल जितने भी औसत के हों, चाहे कोई भी सवाल हो मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक्स में में कोई भी सवाल हो, तो प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि सवाल सॉल्व करते समय यूनिट का विशेष ध्यान रखते हैं। यूनिट सेम होना चाहिए तभी सवाल सॉल्व सही सॉल्व हो पाएगा, वरना आप चक्कर खाते रह जाएंगे। क्योंकि अब एक चीज़ किलोग्राम में दी है, ग्राम में दी है, तो या तो आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो या ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या है कि अगर आप यहाँ 50 किलोग्राम लिख दें और यहाँ डायरेक्ट 500 ग्राम लिख दें और सॉल्व करें तो फिर सेम यूनिट में जो है सवाल लगते हैं। कुछ चीज़ें वैसे मान लो किलोमीटर में दी और कुछ मीटर में, तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो मीटर को, जितनी भी मीटर में दी उनको किलोमीटर में बना लो, या ये किलोमीटर में दी है तो मीटर में बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसका पूछा गया तो इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ये क्या है, ये पूर्ण है, ठीक है, पूरा है, और ये शेष है, तो इसमें क्या है मानेंगे इसी को, तो 50.5, ठीक है। फिर देखिए इससे ये क्या है प्लस का, इससे ये कम है, प्लस का चिन्ह तो यहाँ लगेगा ही, है कि नहीं। फिर इससे ये क्या है कि यहाँ पे कितना कम है, तो 0.5 कम है, 0.5 का अंतर है इन दोनों में, 0.5 का। तो इससे पिछले क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि जो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे वो नहीं लगेगा, अगर ये इससे ज़्यादा होता तो माइनस का चिन्ह लग जाता, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है 0.5 का डिफरेंस है, 0.5, अगर ये ज़्यादा होता तब यहाँ पर माइनस लगता,
लेकिन क्या है ये इससे कम है, तो 0.5, ठीक है। 0.5 का इस 25 में गुणा करेंगे तो 12.5, ठीक है, 12.5, 25 पंचे 125, 12.5 बटे 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 10 और ये 63 हो जाएगा, 63 किलोग्राम, ठीक है, 63 किलोग्राम। अब जनरली क्या है, इस सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे आप 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है, ठीक है, तो 25 वस्तुओं का कुल भार कितना हो जाएगा, 25 इंटू 50। अब बोल रहा है इसमें किसी अन्य वस्तु एक्स का भार, एक्स भार का भार मतलब एक वस्तु शामिल कर लिया है, तो औसत 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो 25 में एक वस्तु जुड़ी, 26 वस्तुओं का कुल भार क्या हो जाएगा, 50.5 किलोग्राम, ठीक है। इसके कुल भार में से इसको घटा दो, नई वस्तु का भार निकल आएगा, ऐसे कर लो, ठीक है। बस इसमें यह है कि कैलकुलेशन का ही थोड़ा चक्कर रहेगा और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने वो अप्रोच आपको बताया है। अब ये सीधे सीधे होता, जैसे यहाँ पर क्या होता, 50 होता, ये 20 होता, ये जैसे ये 50 होता पूरा पूरा, ये 40 होता, ये 30 होता, ये होता, तो आसानी से सॉल्व हो जाता। आप करते रहो ऐसे सॉल्व तो ये भी हो जाएगा। तो ये चीज़ है। ये बोल रहे हैं 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 किलोग्राम है, यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार का मतलब क्या है कि अलग अलग सबके भार 14, 19, 23, 21 और 13 किलोग्राम है। तो 6वें बच्चे का भार याद कीजिए। तो देखिए 6 बच्चों का कुल भार निकाल लेंगे और उसमें से 5 बच्चों के कुल भार को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 किलोग्राम है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 17.5 इंटू 6, ठीक है, नेगेटिव, मतलब 6 बच्चों का कुल भार कितना है, 17.5 किलोग्राम है, ठीक है। ये 6 बच्चों का कुल भार है, इसमें से 5 बच्चों का कुल भार अगर हम घटा देंगे तो 6ठे बच्चे का हमें भार निकल आएगा। तो बस बाकी का क्या है कि इन सबको जोड़ दो, 14, 19, 23, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 14, 19, 23, 21 और 13, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है, हासिल लगाए 3, 17 छक्का 102 और 3 105, नेगेटिव। यहाँ देखिए 4 9 13, 13 3 16, 16 और 1 17, 17 3 20, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 1 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। 6ठे बच्चे का भार जो है कितना हो जाएगा, 15 किलोग्राम, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत, प्यारे दोस्तों, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट्स कीजिए कि यहाँ समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट डे जो है आपको फिर से वो स्टेप, वो सवाल आपको फिर से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन है, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया, नया औसत क्या है। देखिए सवाल को कैसे घुमा दिया, 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है
और 39 किलो के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। तो अब घुमाने वाली बात है, सीधी सी बात यह है कि पहले आप 42 लड़कों का कुल वजन निकालिए और उसमें 39 किलो का एक और बच्चा शामिल कीजिए, फिर उसके बाद आप सवाल सॉल्विंग की क्रिया कीजिए। ठीक है, पहले उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिनाया गया था, नया औसत क्या है? तो देखिए इसमें होगा क्या, 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है, तो 42 लड़कों का कुल वजन क्या हो जाएगा, 42 इंटू 41। ठीक है, 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है, ये होगा कि नहीं होगा? फिर उसमें क्या है, औसत 39 किलो के वजन का एक लड़का और कक्षा में शामिल होता है, तो 39 किलो का एक बच्चा इसमें और शामिल हो गया। ठीक है, ये तो ये कक्षा में क्या है, इस तरीके से 43 लड़के हो गए और इनका ये कुल वजन निकल आएगा, कुल वजन निकल आएगा। अब देखिए इन्होंने कहा है पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया था। अब देखिए बात यहां समझने की, और ऐसे सवाल आपने लगाए भी हैं पहले, और फिर से समझ लीजिए। हुआ ये कि जो डेटा तैयार किया गया था उसे क्या है करा ऐसे जाना चाहिए था, वो डेटा तैयार कि 43 किलो किसी लड़के का वजन था, तो उसे 43 किलो ना लिख के 34 किलो लिख दिया इन्होंने, 43 किलो ना लिख के 34 किलो लिख दिया। तो इसके हिसाब से जो रिजल्ट आया होगा, जो औसत आया होगा, समझ रहे हैं, तो वो औसत क्या है 34 किलो के हिसाब से आया होगा। और आना कितने से चाहिए, सही औसत कब माना जाएगा, जब 43 किलो लिखा जाएगा, जब 43 किलो लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 43 और 34 का अंतर कर देंगे। कितना कर देंगे, 43 और 34 का अंतर। ठीक है, क्या करेंगे, 43 और 34 का अंतर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पूछ रहे हैं नया औसत क्या है, पूरे का औसत क्या है। तो क्या है, इसमें हम 42 लोग पहले से थे, एक और जुड़ गया तो 43 हो गए, 43 से हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अब 42 का 41 में गुणा करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो देखिए गुणा करने की अब क्या है टेक्निक भी सीख लीजिए, सिर्फ 2 अंकों का हम गुणा बता रहे हैं अभी, साथ में कुछ कुछ टेक्निक हम बताते रहेंगे आपको, वो टेक्निक भी आप सीखते रहिए। ठीक है, जैसे 2 अंकों का गुणा करने को कहा जाए, 2 अंकों का 2 ही अंकों से। ठीक है, इस बात को समझिएगा, थोड़ा दूर दूर लिख ले रहा है। तो आप क्या है वर्षों से आप ये करते चले आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं। तो इसमें क्या थोड़ी मिस्टेक की संभावना रहती है, कर तो आप ये भी लेंगे। आप क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हो गए हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जब स्टूडेंट आप बन गए हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच आना चाहिए। तो जो हम बीच बीच में बताते जा रहे हैं कैलकुलेशन के भी अप्रोच, ये तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन क्या है अब कैलकुलेशन के भी बीच बीच में हम बताते चलेंगे। ठीक है, और फिर कैलकुलेटिव जब हम पार्ट पढ़ाएंगे तब तो फिर हम बताएंगे ही। तो देखिए 2 अंकों का गुणा कह दिया जाए, 42 इंटू 41 ऐसे कह दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सब बातें भुला के इसको समझिए। इस इकाई का अंक का गुणा इससे करते हैं, तो 2 एकम 2 सीध में ऐसे गुणा करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4 दिमाग में रखेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, क्रॉस कैंची चला देते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो 4 और 8 जुड़कर कितना हो गया, 4 और 8 जुड़कर 4 और 8 जुड़कर हो गया 12। ठीक है, 12 का क्या लिखेंगे 2। ठीक है, अब कैरी यहां पर रखेंगे। ठीक है, कैरी यहां पर कहीं लिख लो या मनी वन में रखो। अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे, तो ये केवल 2 अंकों का 2 ही अंकों से गुणा के लिए है, समझ रहे हैं। फिर क्या कर देंगे, 4 चौको 16, 4 चौके 16, 4 इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएंगे, और ये कैरी 1 हो जाएगी हासिल, तो 1722। ठीक है, एक बार फिर से। ठीक है, अप्रोच भी कैलकुलेशन के अप्रोच भी समझते रहिए। 42 है ना, थोड़ा दूर दूर करके लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है, इस इकाई के अंक का गुणा इससे कीजिए, तो ठीक है, तो 2 एकम 2। फिर क्या है, ये कैंची चला दीजिए इस तरीके से, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 और प्लस 8, 4 और 8 आपस में जोड़ दिए तो कितने 12 हो गए। तो 12 का तुरंत इकाई का अंक लिख दीजिए, कैरी यहां पर लिख दीजिए 1 हासिल 1।
फिर इस 4 का 4 से गुणा कीजिए तो 4 चौके 16, और कैरी यहाँ पर एक थी उसको जोड़ दिए 1722। ठीक है, अब ये क्या है कि जिन बच्चों को अगर ये आता होगा उन्हें तो तुरंत कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आता होगा तो प्रैक्टिस कीजिए, समझ रहे हो। ये इस तरीके से इसको आप भुलाने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से कीजिए, इसमें जो है गलती की संभावना कम होती है। तो कहाँ थे हम 1722। ठीक है, तो 1722 में अगर 40 जोड़ा जाता तो कितना हो जाता, समझ रहे हो, 1762। लेकिन एक कम है तो कितना हो जाएगा 1761। कितना हो जाएगा 1761। ठीक है, यही वहीं सॉल्व करके लिख लेते हैं 1761। ठीक है, नेगेटिव 43 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 9, कम हो जाएगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 1752, तो ये होगा है ये 9। ठीक है, इस तरीके से ये 9, तो 1700 कितना 52 बटे 43। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 43 का भाग जब हम देंगे 175.52 में, पूरा सीधा करके देखिए तो 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16 17। ठीक है, ये इस तरीके से, और फिर क्या है इसमें क्या है पॉइंट लगा के एक 0। तो ये कितना हो जाएगा 7 तियाँ 21, 7 चौको 28, 28 2 30। तो 40.7, समझ रहे हैं 40.7, ऐसी कुछ आंसर इसका आएगा। ठीक है, 40.7 जो है या 74 इसका आंसर होगा। ये अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाता तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन कितना है, देखिए 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। 30 जो छात्र हैं, इस बात को समझिएगा, 30 छात्र हैं, इनका औसत वजन 15 किलो है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक टीचर आ गया। ठीक है, टीचर आ गया तो कुल मेंबर कितने हो गए, पहले 30 थे 31 मेंबर हो गए। ठीक है, 31 मेंबर हो गए तो वजन कितना है, औसत वजन कितना हो गया 1 किलो बढ़ गया, तो 31 मेंबर का 16 हो गया, इस तरीके से। अब पूछ रहे हैं ये जो मेंबर आया है ना, यानी जो अध्यापक आए हैं, सर आए हैं, उनका वजन बताइए। तो देखिए ये क्या है, पूरे की बात हो रही है, शेष की बात हो रही है, ये उसके अंदर की बात हो रही है, पूरे की बात हो रही है, उसके अंदर के एलिमेंट की बात हो रही है। तो देखिए 16, अब क्या है इससे ये कम है तो यहाँ पर प्लस लगेगा। ठीक है, 16, फिर क्या हो जाएगा, कितना कम है 1, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 30 एकम 30, किसका निकालना है, अध्यापक का, 1 से भाग दे देंगे तो कितना, अध्यापक 46 किलोग्राम के हो गए। ठीक है, 46 किलोग्राम के हो गए, इस तरीके से। या फिर ऐसे कर लीजिए, डेटा सरल है तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। ठीक है, तो 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है, तो यानी 30 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 30 × 15 यानी 450। ठीक है, और क्या है, अध्यापक आ गया, अध्यापक सर आ गए तो उनको मिला के 31 लोग हैं और वजन क्या है 1 किलो बढ़ गया तो 16 हो गया। तो कुल वजन क्या हो जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 तियाँ 48 और 1 49, बस अध्यापक का वजन निकल आएगा। ठीक है, 46 kg, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
इतनी बात क्लियर। तो कभी कभी इससे इस वाले अप्रोच से भी हो जाता है। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? ये ऐसे हो गया, समझ रहे हैं, ये इस तरीके से, ये ठीक है, तब ये डेटा आया। ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो जो सिंपल डेटा दिए रहते हैं तो उनमें हम रेगुलर तरीका लगा सकते हैं, लेकिन जब डेटा कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें पॉइंट वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें क्या है कि हम जो है अपने पुराने तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आपके अभी 61 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्यारे दोस्तों, 62 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहे हैं? 62 क्वेश्चन है। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। इस वर्ष तक का मतलब वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहे हैं। औसत आयु 39 वर्ष है। 8 सदस्यों की औसत आयु 39 वर्ष। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद ले लेता है। अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। वर्तमान समय में 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, ठीक है। अब क्या है कि 6 वर्ष बाद क्या होता है कि परिवार एक नवजात शिशु को गोद ले लेता है, ठीक है, और उसके अगले 4 साल बाद, यानी आज से 10 वर्ष बाद, यानी नवजात शिशु के लेने के 4 साल बाद, यानी आज से 10 वर्ष बाद की औसत आयु सबकी मिलाकर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इस बात को जरा गौर समझिएगा। इसमें क्या है, आपको सबकी टोटल आयु काउंट करनी है, ठीक है, टोटल आयु काउंट करनी है, और जितने भी मेंबर्स हैं घर में, उन सब मेंबर्स की नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। समझ रहे हैं इस बात को? तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 सदस्यों वाले परिवार की एक औसत आयु 39 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु। आज से हम 10 साल बाद की बात लेकर चल रहे हैं, आज और आज से 10 साल बाद की बात लेकर चलेंगे हम इसमें। तो आज जो है वर्तमान आयु कितनी होगी 8 सदस्यों की? 39 × 8 होगी कि नहीं होगी? ये अब देखिए इस बात को समझिएगा। आज तो ये कुल आयु इतनी हो गई 39 × 8, लेकिन 10 साल बाद क्या इसमें होगा कि हर सदस्य की आयु में 10-10 साल की वृद्धि हो जाएगी। हर सदस्य की आयु में 10-10 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो कुल आयु कितनी होगी? 8 सदस्यों की आज की कुल आयु प्लस 8 सदस्यों की 10 साल बाद की कुल आयु, ठीक है। समझ रहे हैं? 8 सदस्यों की आज की कुल आयु और 8 सदस्यों की 10 साल बाद की आयु, समझ रहे हैं? 10 साल बाद की आयु जुड़ जाएगी, तब 10 साल बाद की कुल आयु निकलेगी। नहीं आ रहा समझ में भाई? आज जो है 8 सदस्य मिलाकर इतने साल के हुए हैं, ठीक है। 10 साल बाद क्या है, प्रत्येक सदस्य की आयु में 10-10 साल की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो इसमें क्या है कि 8 सदस्य हैं तो प्लस 8 × 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर क्या है, 6 साल बाद हमने नवजात शिशु को लिया था, 6 साल बाद हमने नवजात शिशु को लिया था, मतलब इस परिवार ने लिया था।
गोद लिया था, तो वो 10 साल बाद नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? 0 वर्ष। जब नवजात होता है तब 0 वर्ष होती है। तो 10 साल 6 साल बाद लिया था और 10वें साल उसकी आयु कितनी? 4 वर्ष हो जाएगी। कितनी? 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगी। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब और इसमें जो है ये कितने लोग हो गए? कितने लोग हैं? 8 सदस्य ये हो गए, समझ रहे हैं? और एक नवजात शिशु, ये क्या है? 8 सदस्यों की कुल आयु, और नवजात शिशु की कुल आयु कितने लोग हो गए? 9 लोग हो गए। तो 9 लोगों की कुल आयु निकली। अब ये 9 लोगों की कुल आयु और कब निकली? ये 10 साल बाद निकली। निकली कि नहीं निकली? औसत के लिए क्या है? 10 साल बाद इनकी औसत पूछ रहा है ना, तो 9 से हम भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 72। ठीक है, 8 3 24 7 31। और ये अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ये इसको 40 मान लेते तो 8 चौको 32, 420 वैसे 8 घटा देते, 8 एकम 8 घटा देते तो 312 निकल आता कि नहीं। फिर 80 और 4 84। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, समझाने के लिए स्टेप लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये 8 9 72 हो जाएगा, 8 3 24 7 31। तो ये 4 2 6, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 9 से भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 और 9 चौको 36, 44 वर्ष। ठीक है, ये 9 सदस्यों की आज से 10 साल बाद जो है औसत आयु होगी। ये इसी तरीके से 63 क्वेश्चन है। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का औसत 14 वर्ष है। समझ रहे हैं? तो कुल कितना हो जाएगा? 9 बच्चों की आयु का कुल योगफल 14 × 9 यानी 126। ठीक है, 126। और इसमें क्या है? दादा और दादी कितने साल के हैं? 31 साल के और 67 साल के हैं। 31 साल के और 67 साल के हैं। ठीक है, 9 बच्चे तो थे ही। ठीक है, और पूछा गया बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 9 बच्चे पहले थे और दादा और दादी मिल गए तो कितना हो? 9 2 11। कितने हो गए? 11। इस तरीके से तो कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 और 7 14। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 7 10, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 10 6 16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 चौको 44। ठीक है, 24 वर्ष। ठीक है, 24 वर्ष, 24 आंसर होगा। ठीक है, देखने में बड़े हैं लेकिन अगर अप्रोच आपको अच्छे समझ में आ गया तो सवाल एक एक लाइन के हैं ये। और आई होप कि आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 64 ही है तो उससे और क्लियर हुआ जा रहा। क्वेश्चन है, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी? देखिए, कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। तो कक्षा 10 के जो है 20 छात्रों की कुल आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान? 15 कक्षा 10 से मतलब नहीं है, मतलब उससे मतलब है 20 छात्रों की संख्या से। वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, पता चला
20 की जगह आप 10 से गुणा कर दो, इसलिए 15.5 इंटू 20, ठीक है। तो ये 20 छात्रों की कुल आयु निकल आएगी। अब बोल रहे हैं कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। तो वर्तमान आयु कक्षा अध्यापक की 47 वर्ष है। अब देखिएगा, यहां बात समझिएगा, ये बात समझिएगा। इन्होंने पूछा आज से 5 वर्ष बाद छात्रों कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए इसमें क्या है कि 20 छात्रों की कुल आयु निकल आई। तो आज से 10 साल बाद जो है, सॉरी 5 साल बाद जो है, प्रत्येक छात्र की आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी तरीके से 5 साल बाद जो है 20 छात्रों की आयु में 5-5-5 की वृद्धि होगी, यानी 20 पंचे 100 की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 इंटू पंचे 100 की वृद्धि हो जाएगी। यानी 5 साल बाद ये आयु और ये आयु मिलाकर कुल आयु चलेगी कि नहीं चलेगी। ये डेटा इसलिए दूर थोड़ा कर दिया, ये डेटा इसके पास लिखा जाना चाहिए था और अध्यापक का डेटा वहाँ लिख देते, लेकिन चलो इसको इसका लिख दिया, अध्यापक इसको यहाँ, इसका यहाँ पे लिख दिया, इसके पास अध्यापक का लिख देंगे। अब क्या है, आज अध्यापक 47 वर्ष का है, तो 5 साल बाद अध्यापक की भी आयु बढ़ेगी, तो 5 जोड़ दिया, ठीक है। ये बस अब इसमें क्या है, कितने लोग हो गए हैं, 20 छात्र थे और एक अध्यापक जुड़ गया, तो 21 लोग हो गए हैं। पूछा क्या जा रहा है कि छात्रों कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी, यानी कि हम 21 से भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड, 2 पंचे 10, 15 दूनी 30 और 1 31, और ये 0 है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 310 प्लस, ठीक है, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 ये हो जाएगा, तो 410 हो जाएगा, और ये 52 हो जाएगा, 47 और 5 52, 21 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 462 बटे 21, 21 दूनी 42, ठीक है, और 21 दूनी 42, 22 वर्ष, ठीक है। 22 वर्ष जो है हो गया एवरेज, सबकी औसत आयु जो है 22 वर्ष होगी, इस तरीके से। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इतने टीम कैप्टन और ये पारी बल्लेबाजी इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझना है। इनमें जरूर एक क्वेश्चन आने की संभावना 99% तो रहती है, कभी कभार ऐसा हो सकता है 1% संभावना ना आने की भी हो, लेकिन 99% ये जरूर पूछा है। बोल रहे हैं 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कैप्टन की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कैप्टन की आयु से 5 वर्ष अधिक है। समझ रहे हैं, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कैप्टन की औसत आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कैप्टन की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरे टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, अब देखिएगा। यहां क्या है, 11 सदस्य हैं, ठीक है। उनमें बात हो रही है कि कैप्टन की आयु दी गई है और किसकी आयु दी गई है, विकेट कीपर की आयु दी गई है, लेकिन टीम की औसत आयु बाद में पूछी गई है, मतलब टीम की औसत आयु पूछी गई है कितनी है, सबसे लास्ट में पूछा गया कितनी है। तो हम ये मान ले रहे हैं कि एक्स है, ठीक है, 11 सदस्यों की टीम है। तो अब देखिए, अगर आपको यहां अगर पहला स्टेप समझ में आ गया तो समझो पूरा क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर दोगे। 11 सदस्यों के एक क्रिकेट टीम के कैप्टन की आयु 35 वर्ष है, इसको आप बाद में समझिएगा। आप ये मान लीजिएगा 11 सदस्यों की पूरी टीम की औसत आयु x वर्ष है, ठीक है। 11 सदस्यों की जो टीम है उनकी क्या है, औसत आयु x वर्ष है। इस तरीके से x वर्ष है।
तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 11x, ठीक है 11x, यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाया अभी आपको समझ में आ जाए। बोल रहे हैं कि टीम के कैप्टन की आयु 35 वर्ष है, ठीक है 35 वर्ष है। अब यहाँ माइनस का क्वेश्चन लगाया, हम वो ही बताएंगे। कैप्टन की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की आयु कैप्टन की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो यानी ये कैप्टन 35 साल का है तो विकेट कीपर 40 साल का हो गया, ठीक है। अब क्या इन दोनों को हटाया जा रहा है, पूरी टीम की कुल आयु से इन दोनों की आयु को हटाया जा रहा है, समझ रहे हैं, ये हटाया जा रहा है इस तरीके से, इसलिए हमने माइनस लगाया। 11 सदस्यों की कुल आयु 11x हो गई और विकेट कीपर की कैप्टन की आयु 35 वर्ष है, विकेट कीपर की आयु इनसे 5 वर्ष अधिक है तो 40 वर्ष हो गई। दोनों को मिला के हटाया जा रहा है, इसलिए पूरी आयु में से इन दोनों की आयु के योगफल को हम घटा रहे हैं, ठीक है इस तरीके से। ये बात क्लियर हो गई, माइनस ले। अब इससे होता क्या है, इससे क्या डेटा मिलता है, तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु, समझ रहे हैं, तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु, अब देखिए डियर फ्रेंड्स 11x, देखिए 11 खिलाड़ियों की कुल आयु 11x हो गई, 2 खिलाड़ी निकाल दिए गए तो 11x माइनस इन दोनों का सम हो गया, 11x माइनस 75 हो जाएगा। तो ये क्या है, 9 खिलाड़ियों की कुल आयु निकल आएगी, 9 खिलाड़ियों की निकल आएगी भाई। ये 11 खिलाड़ियों की कुल आयु, ये 2 खिलाड़ियों की कुल आयु, औसत के लिए क्या हो जाएगा 9 से भाग दे देंगे, ये 9 खिलाड़ियों की कुल आयु निकल आएगी। तो इसमें औसत के लिए क्या है 9 खिलाड़ियों की संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है 9 खिलाड़ियों से हम भाग दे देंगे। लेकिन इससे होता क्या है, ये बात यहाँ खत्म नहीं है, इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि पूरी टीम की तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु, यानी जो बचे हुए खिलाड़ियों की जो औसत आयु है 9 खिलाड़ियों की औसत आयु हो गई है, ये क्या है पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है, समझ रहे हैं। पूरी टीम की औसत आयु कितनी थी, x थी, x थी कि नहीं, ठीक है। उससे क्या है 3 कम हो जाती है, 3 कम हो जाती है। ये बात समझ में आ गई, बस ये फिर से समझ लीजिए। 11 खिलाड़ियों की कुल आयु में से 2 खिलाड़ियों की कुल आयु को हटा दिया तो जो 9 खिलाड़ियों की कुल आयु निकल आई। अब 9 खिलाड़ियों की औसत आयु के लिए हमने 9 से भाग दे दिया, तो उससे कहा यह जा रहा है कि जो औसत आयु निकलती है वो पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि पूरी टीम की आयु x वर्ष थी उससे 3 कम हो जाती है। बस ये अगर आपको इतना क्लियर अच्छे से हो गया तो बस अब आपको सवाल सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 11x, ठीक है, और ये माइनस 75 बराबर 9x माइनस 27, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, x बराबर ये कितने 75 में से 27 गए तो 15 में 7 गया 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, और ये 2x होता, x के लिए 2 से भाग तो 24, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है 24 वर्ष। हमने क्या माना था, यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं, माना पूरी टीम की औसत आयु बराबर है x, ठीक है, वही निकल आई, ठीक है x वर्ष। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, समझ रहे हैं। और अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, और समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो पहली बार हमारे प्यारे दोस्त चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। छियासठवां आप कर लेंगे, 67वां हम वैसे बता दे रहे हैं, वो भी आप कर लेंगे वैसे, ठीक है।
67। बोल रहा है 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। 10 छात्रों की औसत आयु 16 साल थी। 10 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 16 साल थी। इस तरीके से जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी, यानी कि अब क्या है, 8 छात्र रह गए, तो इनकी औसत आयु से छात्र यानी 8 छात्रों की औसत आयु जो है 16.25 साल हो गई। मतलब औसत आयु में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? यानी कि बाकी के बचे 2, इनकी औसत आयु कितनी थी? मतलब कुल आयु, औसत आयु नहीं, कुल आयु पूछी है। तो देखिए यहां देखिए, ये 10 छात्र हैं, इसमें से कुछ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, ये पूरा हो गया, ये शेष हो गया, ये पूरा हो गया, ये बाकी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो क्या है, इसको लेंगे 16 को। ठीक है, अब यहां से यहां चलेंगे, तो इसमें देखिए कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है, कम वाले का तो देखिए कम वाले का जो है कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जब शेष पूरे और शेष की बात होती है, तो कम से जब ज़्यादा की तरफ जब जा रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना, इससे इसका अगर शेष वाले का क्या है, ज़्यादा दिया हो और पूरे का अगर कम दिया हो, समझ रहे हैं, तो चिन्ह माइनस का लगता है। तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा, यहाँ मतलब सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ से इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 0.25 का। 0.25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200 और 2 अंक बाद 0, तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब क्या है, 2 से हम भाग दे देंगे तो एक छात्र की आयु निकल आएगी। ठीक है, तो 15 वर्ष। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो एक छात्र की आयु निकल आई। लेकिन इन्होंने क्या है, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? ठीक है, अगर ये कहते छोड़ने वाले छात्रों की औसत आयु कितनी थी, तो 15 वर्ष हो जाती, यानी एक छात्र की आयु निकल आती। अब छोड़ रहे हैं कितने? 2, और दोनों की इन्होंने कुल आयु पूछी है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 30 वर्ष। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। देखिए ये क्या है, हम अंक में लिख ऐसे हिंदी में लिख दे रहा है, ये 3 है, 5 लोगों में से ये 2 हैं। इस तरीके से इनकी आयु का अनुपात, औसत आयु का अनुपात, गौर समझिएगा, औसत आयु का अनुपात 9:7 है। ठीक है, तो 9:7 ये हो गया, ये औसत आयु का अनुपात। ठीक है, औसत आयु लिख दे रहा है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, समझिएगा, इधर लिख दे रहा है क्योंकि अब यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। औसत आयु, यहाँ एवरेज एज, अब ज़्यादा सही रहेगा ये। अब ये पूछ रहा है यदि उनकी औसत आयु का अंतर 12 है, तो देखिए 5 लोगों में से 3 लोगों की औसत आयु 9 है, 2 लोगों की औसत आयु 7 है, और इनकी औसत आयु का अंतर कितना है? 12 है। क्या है? 12 है। तो यानी 9 में 7 गया 2 यूनिट का अंतर कितना है? 12 है। यह है कि नहीं? 2 यूनिट बराबर 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना है? 6 के बराबर होगा कि नहीं? ये चीज़ भाई 9 में 7 उन्होंने बोल रहे हैं कि दोनों की औसत आयु का अंतर 12 है, तो यानी 2 यूनिट का 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट 6 के बराबर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो अब देखिए रियलिटी में इनकी औसत आयु कितनी निकलेगी? रियलिटी में इनकी औसत आयु क्या होगी? रियलिटी में इनकी औसत आयु क्या होगी? ठीक है, इसकी देखिए औसत आयु कितनी हो जाएगी? 9 × 6, और इसकी कितनी हो जाएगी? 7 × 6, ये हो जाएगी कि नहीं?
तो 3 की जो है औसत आयु क्या हो जाएगी, 42 हो जाएगी, ठीक है। और 2 की जो है औसत आयु कितनी हो जाएगी, नहीं सॉरी 42 तो इसकी हो जाएगी, 2 की जो है औसत आयु 42 हो जाएगी और 3 की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी, तो बात समझिएगा। तो आप ये मत कीजिएगा कि इन दोनों को जोड़ दें, अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, समझिएगा। अभी आप कुल आयु याद कीजिए। देखिए 3 लोगों की औसत आयु 54 वर्ष हो गई, 2 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष हो गई, हो कि नहीं हो गई, इस तरीके से। अब क्या है, कुल आयु के लिए क्या करेंगे, जब 3 लोगों की औसत आयु 54 वर्ष है तो 3 लोगों की कुल आयु के लिए क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है तो 2 लोगों की कुल आयु के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 में, ठीक है। अब 5 लोगों की औसत आयु निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ दिया और ये इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 1 16 प्लस 42 दूनी 84, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 और ये कितना 246/5। तो देखिए इससे 5 6 को 20, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 49.2 वर्ष कितना हो जाएगा, 49.2 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगी औसत आयु। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों 69 और 70 क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप से बन जाएंगे। अगला टाइप जो है हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अभी तक जो जितना भी मैंने पढ़ाया है एवरेज में वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आप जो है को कंसेप्ट क्लियर करने में कोई अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। और एक बात और आप दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने अभी पूर्व में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, जैसे मैंने अभी परसेंटेज पढ़ाया है और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया है, तो उसको बंद करके मत रख दीजिएगा, समझ रहे हैं। उसका आप रिवीजन करते रहिए, समझ रहे हैं हमारी बात, उसका आप रिवीजन करते रहिए। और एवरेज में भी आप इस अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका भी आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में अगर उनके समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे क्लासेस को पहली क्लास से ही देखना शुरू करें। जैसे अगर वो एवरेज है, एवरेज तो एवरेज को स्पेशली आपको क्लास पहली से बेसिक कंसेप्ट से देखना है, समझ रहे हैं। परसेंटेज आप पढ़ना चाहते हैं तो परसेंटेज को जो है आप क्लास नंबर फर्स्ट से ही देखिए क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका, अप्रोच बताने का तरीका अलग है। अगर आप बीच से ही क्लास ज्वाइन करने की सोचेंगे कि नहीं हम क्लास 3 4 से समझ लें, तो अगर आपका पहले का पढ़ा होगा तो आप तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आ सकता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही आपको नहीं आया है आता है तो फिर वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी क्लास पढ़ें उसको आप पहले वीडियो से स्टार्ट करें अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो, वरना बाकी सब निरंतर में चलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।